देखिए, चुनाव का समय है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे भाई साहब राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी, आपने उस पर देखा होगा, 400 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की, सिर्फ आप सबकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कांग्रेस पार्टी आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, कैसी नीतियां बना सकती हैं जिससे आपका विकास हो। अब 10 सालों से देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, उन्होंने बहुत बड़े वादे भी किए, और आप जब भी टीवी चलाते हैं तो आपको दिखता होगा कि कितने बड़े इवेंट कर रहे हैं। मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे दिख रहे हैं, बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े नेताओं के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितने वादे इन्होंने किए उनमें से अगर एक भी पूरा कर लिया होता तो आज जनता की ये परिस्थिति नहीं होती जो अभी है। परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां क्या है? कमर तोड़ महंगाई है। आज मेरी बहनें अगर कुछ खरीदने जाएं, दुकान जाएं, तो आधी चीजें छोड़ के आ जाएंगी। सोचेंगी कि कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है, छोड़ ही देते हैं, है ना। घर में कोई बीमार पड़ता है, इलाज करना पड़ता है, घबराहट होती है कि कैसे करेंगे। किसी की 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिली तो घर पे कोई एक परिवार का सदस्य भूखा रहता है, ज्यादातर वो महिला ही रहती है। आप खेत में काम करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन कमाई पूरी नहीं होती। खेतों में परिस्थिति ये है कि जितने भी खेती के सामान हैं सारे महंगे हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी जीएसटी लाए और आपको उन पे टैक्स भरना पड़ रहा है। खेती पे के सामानों पे आप टैक्स भरते हैं, ऊपर से अगर खेती का नुकसान होता है आपको भुगतान नहीं मिलता, और रात भर आप खेती को आवारा पशु से बचाने के लिए मचान में, खेती में बैठते हैं। तो जब जब जरूरत पड़ती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा करानी है, बेटी की शादी करानी है, या अगर उपज का सही दाम नहीं मिला, नुकसान हो गया, नई उपज करने के लिए फिर से आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो आप कर्ज जब लेते हैं जब बहुत ही मुसीबतें बढ़ जाती हैं और कोई चारा नहीं होता। दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े खरबपति हैं, ऐसे 22 लोग हैं, 22 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोदी जी की खास हैं। वो कर्ज लेते हैं तो मोदी जी उन कर्जों को माफ कर देते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ने उनका माफ कर दिया। आप कर्ज लेते हैं क्योंकि जीवन मरण के का सवाल हो जाता है, लेकिन मोदी जी आपके कर्ज माफ नहीं करते। 1 रुपया किसी किसान का नहीं माफ किया। आज 10 साल हो गए हैं। किसानों की आत्महत्याएं इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि अक्सर कर्ज लेता है और चुका नहीं पाता, बच्चों को खिला नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप बच्चों को, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं आप खेतों में लगा देते हैं मजदूरी करने। आज वो जमाना नहीं रहा। आज हर गांव में, पिछड़े से पिछड़े गांव में, जो गरीब से गरीब परिवार है उसमें भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित हो, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा भविष्य हो उसका। तो आप मेहनत करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं होती। बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, कोई बीएससी पास है, कोई बीटेक पास है, कोई एमएससी पास है, कोई एमए पास है, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है, क्योंकि जो रोजगार बनाने के साधन थे वो लगभग सारे मोदी जी के कार्यकाल में बंद होने के कगार पे है। कैसे?
सबसे पहला साधन तो खेती ही थी। खेती से रोजगार बनता था। आप कमाते थे, मजदूरों को रखते थे, रोजगार देते थे। दूसरा, छोटे कारोबार, छोटे दुकानें, उनसे रोजगार बनता था। कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोल लिया किसी ने, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें 10-15 लोगों को रोजगार देना है तो दे देते थे। नोटबंदी लाए मोदी जी, जीएसटी लाए, उससे जितने भी छोटे और मध्यम कारोबार हैं उन पे बहुत ही ज्यादा संकट हुआ, मुश्किल हो गई। उनको भी कमाना, उनके लिए भी कमाना मुश्किल हो गया, तो वहां से रोजगार ठप होने लग गए। फिर बड़े बड़े सरकारी कारोबार होते थे, बड़े कारखाने, जैसे यहाँ अपने तमाम देखें, ITI, ये BHEL अमेठी में, HAL, NTPC, ये सरकारी थे, आज भी सरकारी है, लेकिन इनके जो जितने भी सब्सिडरी हैं उनको मोदी जी ने अपने बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिया है, मित्रों को। तो इससे क्या हुआ है कि आस्ते आस्ते निजीकरण शुरू हुआ है। निजीकरण होने से आपको ना स्थायी नौकरी मिलती है, ना आपको पुराना पेंशन मिलता है, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज आपको आरक्षण भी नहीं मिलता। तो आस्ते आस्ते इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर लिया है कि बड़े जितने भी कारखाने हैं वो आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, सब इन्हीं गिने चुने खरबपतियों को दिया जा रहा है। तो देश की संपत्ति इसके लिए इस्तेमाल हो रही है कि उनके लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो, उनके बिजनेस बड़े हो, उनके कारोबार जो है वो बढ़ते रहे, उनका भविष्य मजबूत हो। और गरीबी गरीबों के लिए एक भी नीति नहीं है। गरीबी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, खेती में मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, नौजवान बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और इस बीच देश की राजनीति ये कुछ ऐसी हो गई है कि जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, जो मंत्री हैं, जो प्रत्याशी भी हैं अलग अलग जगहों के, संसदीय क्षेत्रों के, वो इन बातों के बारे में जिक्र भी नहीं करते अपने भाषण में। आपने कभी मोदी जी के मुंह से ये लफ्ज सुना है बेरोजगारी, या ये बात सुनी है कि वो किस तरह से महंगाई को कम करेंगे? ये बातें करते ही नहीं है। पूरा समय या तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे कि भाई 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, या फिर बोलेंगे कि कांग्रेस धर्म के विरोध की पार्टी है, धर्म विरोधी हैं ये लोग। अब कांग्रेस धर्म विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस ने देश को महात्मा गांधी दिए, नींव ही कांग्रेस पार्टी की महात्मा गांधी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने कितना अनोखा पूरी दुनिया भर में आंदोलन किया जिससे हम आजाद हुए, जो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, सत्य और अहिंसा की बात की। किसी ने गोली मारी गांधी जी को, शहीद हुए, और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम शब्द निकले। उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, पंडित नेहरू जी को, इंदिरा जी को, कांग्रेस के सारे नेताओं को उन्होंने ही राजनीति सिखाई, उन्होंने राजनीतिक दिशा दी, उन्होंने सिखाया कि सत्य के आधार पर राजनीति करो, ईमानदारी से लोगों की सेवा करो, लोकतंत्र में जनता को मजबूत करो, उन्होंने सिखाया। ये पूरा आंदोलन ही धार्मिक आंदोलन था। तो हम कैसे धर्म के विरोधी हो गए? हम धर्म के विरोधी इसलिए हो गए कि हम धर्म के आधार पर हम अच्छा, मैं बोल रही हूँ, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बेशक मेरे पास आ जाए। क्या हम धर्म विरोधी इसलिए हैं कि हमने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा आपसे?
क्या यही सिखाया था हमें भगवानों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने, कि धर्म के आधार पर सत्ता लो, कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट के अपनी राजनीति करो? और क्योंकि हम नहीं करते हैं इसलिए हम धर्म विरोधी बन गए हैं। सोच लीजिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता आपके सांसद रहे, इंदिरा जी सांसद रही, शहीद हो गई देश के लिए, 33 गोलियां ली इस देश के लिए, इतनी सी थी, उनके हाथ मेरे हाथों में यहां तक पहुंचते थे, इतनी सी थी, शेरनी थी, लेकिन 33 गोलियां खाई, शहीद हुई इस देश के लिए, और ये लोग उनको देशद्रोही बोलते हैं। बड़ी सी बड़ी नेता थी, लेकिन आपसे कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, आपसे हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, आपको मजबूत करने के लिए। आप सवाल उठाते थे, नाराज नहीं होते थे, सवाल उठाते थे, कहती थी जनता जागरूक है। आज सवाल उठा के देखिए, 3 दिन पहले अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी आए यहाँ भाषण देने के लिए, किसी पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, पिटवा दिया उसको। आज शिक्षा मित्र आंदोलन करती हैं, पीटी जाती हैं, रासुका कानून डाला जाता है, मुकदमे डाले जाते हैं उस पे कि वो देशद्रोही है। तो आज जो परिस्थितियां बनी है वो देश के लिए सही नहीं है। आपने यहाँ एक परंपरा स्थापित की कि राजनीति सच्ची होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा नेता हो उसकी जवाबदेही है आपके प्रति। वो जानता था, इंदिरा जी भी जानती थी कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता के सामने बोलना है तो जिम्मेदारी से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या हालत बना रखी है। सबसे बड़ा पद संभाला है देश का, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसी का खुद खंडन कर देते हैं। पूरे चुनाव में उनका प्रयास रहा है, महीनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये तीसरा चुनाव है हमारा, इसको भी हम हिंदू मुसलमान करके सत्ता लेंगे। अब जनता उब चुकी है, जनता समझ गई है कि भाई 2 चुनाव तो आपको हमने जिता दिए धर्म के आधार पर। आपने हमें कहा भगवान के नाम वोट दे दीजिए, धर्म के आधार पर आपने वोट मांगा, हमने 2 बार तो आपको जिता दिया। अब जनता समझ रही है कि हमने तो जिता दिया, आपको सत्ता मिल गई, आप इतने बड़े भी बन गए, अहंकारी भी बन गए कि हमारे बीच आना बंद कर दिया। हमारे लिए आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके आधार पर हम आपको फिर से वोट दें? तो जनता अब सुनना नहीं चाह रही है। तो इन्होंने तमाम प्रचार अभी तक तो किया है धर्म के आधार पर। और 2 दिन पहले अपने नामांकन के लिए आए, पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, पत्रकारों को कह दिया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं है हिंदू मुसलमान। अगर मैंने ऐसे कहा होता, खुद कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसे कहा होता तो मैं प्रधानमंत्री पद के योग्य ही नहीं होता। अरे आप खुद कह रहे हैं। अगले दिन सुनिए, यहां कहानी खत्म नहीं होती। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं प्रचार के लिए, महाराष्ट्र में जाके फिर वही हिंदू मुस्लिम प्रचार। तो आपकी बातों में वजन ही नहीं रहा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता जान नहीं रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहते हैं। एक दिन कहते हैं 15 लाख रुपया हम आप सबके खाते में डाल देंगे, अगले दिन कहते हैं चुनावी जुमला था। एक दिन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी। सचमुच सावधान रहो, अब कांग्रेस पार्टी के नेता आ गए, अब भैंस चुराएंगे हम, सावधान रहो। कभी कहते कि कांग्रेस पार्टी की यह साजिश है कि आपके मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे देंगे। अरे 55 सालों से हमारी सरकार रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र पे आंच आने दी? इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दे दिए थे जब जंग था। तो इनकी बातों पर अब भरोसा किया जा सकता है।
जनता खुद समझ रही है, खुद समझ रही है। भाई और बहनों, आज 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। इतनी महंगाई हो रही है कि आप छोटी सी छोटी चीज खरीदने से कतराते हैं। आप पूरी रात खेतों में बैठ रहे हैं क्योंकि आवारा पशु आपका खेत खा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव के समय इधर ध्यान भटकाएंगे, उधर ध्यान भटकाएंगे, आपकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है वहां हमारी नीतियां देखो। कर्नाटका में सरकार है, हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए हम डलवा रहे हैं हर महीने। तेलंगाना में सरकार है, वही हो रहा है तेलंगाना में। कर्नाटका में सारी बहनें मुफ्त में बस की यात्रा कर रही हैं, 1 पैसा नहीं देना पड़ रहा है। राजस्थान में सरकार थी 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाए हम। मतलब ऐसे लोगों से मिली मैं जिनका पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट, पूरा इलाज मुफ्त में हुआ। सिर्फ जो पहचान पत्र बनाना पड़ता है उसके लिए 100-200 रुपए के पैसे भरने पड़े। हार्ट ऑपरेशन हुए 1 रुपया नहीं देना पड़ा। ये कांग्रेस की नीति है। भाजपा की क्या नीति है? आपको गुमराह करो और जैसे सरकार आए, इन्होंने क्या किया राजस्थान में, उनकी सरकार आई 25 लाख से 5 लाख की स्कीम कर दी। पूरी रद्द नहीं की क्योंकि सोचा कि जनता नाराज हो जाएगी, 25 लाख से 5 लाख कर डाली। हमने किसानों के कर्ज माफ किए जहां जहां हमारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने कर्ज माफ किए। इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ किए और कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, आवारा पशु की समस्या हल कर दी, गौशालाओं को मजबूत किया, समूह को जोड़ा उनसे, महिलाओं को रोजगार मिला उससे। महिलाएं जो हैं उनके 60-70 हजार रुपए कमा रहे थे गौशालाओं में जुड़ के। जो दूध आता था उसकी दही, मक्खन, मिठाई, खोया ये सब बनवा के पैकेजिंग करवा के सिखा के बहनों को बेच रहे थे। गोबर खरीदा हमारी सरकार ने जनता से, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में भेजा। जब जनता को पता चला गोबर खरीद रही है सरकार तो क्या हुआ? जानवरों का देखभाल होने लग गया। जनता ने सोचा 1 आध जानवर घर में रख लेंगे, हमारी आमदनी हो जाएगी, हम देखभाल कर लेंगे, समस्या ही हल हो गई, खत्म हो गई। यहाँ देखिए, धर्म की बातें करते हैं, गौ माता की बातें करते हैं, गौशालाओं में ना चारा है, ना पानी है, ना छत है, गाय मर रही है सारी। कुछ सालों पहले मैं यहाँ थी, मैं गई थी देखने के लिए क्योंकि उस समय कई ऐसे वीडियो निकले थे भयानक। 40-50 गाय मरी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव, वहीं पे पड़ी हुई हैं धूप में, किसी को बुलडोजर से दफनाया जा रहा है, कोई तो ऐसे ही पड़ी हैं। ये स्थिति है। तो अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी जी प्रत्याशी हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं आपकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। दूसरी तरफ इनके प्रत्याशी जिनके 4-5 भाई हैं और जनता को प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं करते, जमीनें हड़प रहे हैं, अधिकारियों पे दबाव है, प्रशासन पे दबाव डालते हैं, प्रधानों पे दबाव डालते हैं, कोटेदारों पे दबाव डालते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोटेदार बेचारा कितना कमाता है? 90 रुपए कमा रहा है। अन्य प्रदेशों में कम से कम 200 तो कमा लेता है। उस कमाई में से भी कोई ना कोई अधिकारी थोड़ा बहुत ले लेता है, 75 भी नहीं कमाता होगा। अब उसके ऊपर से आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे लिए वोट डलवाइए। मारपीट हो रही है, कहीं हमारे किसी कार्यकर्ता को देख लेते हैं, उसको धमका देते हैं। इनकी सोशल मीडिया पे ये जानकारी देने के बजाय कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये खुलेआम
लिखवा रहे कि फलाने को अगर आप हम देखेंगे तो उसकी पिटाई हो जाएगी, देख लेना 20 तारीख के बाद। ये क्या बातें हुई? ये तो अपराधी हैं सारे। इन अपराधियों को सत्ता देंगे, क्या करेंगे? दबा के रखेंगे आपको। इनको लोकतंत्र की कोई समझ नहीं है, और माफ कीजिए पूरी भाजपा की पार्टी की कोई समझ नहीं है। तानाशाही बनाई हुई है देश में। कोई सवाल उठाता है मारपीट हो जाती है। तमाम पत्रकार गिरफ्तार कर दिए, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर दिया चुनाव के समय। ये कैसी बात हुई? बड़े बड़े विपक्षी दलों के खाते बंद कर दिए कि चुनाव में खर्चा नहीं कर पाएंगे। खुद क्या किया है? जो 55 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं किए, और जो कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रयास भी नहीं किया करने का, इन्होंने क्या किया? 10 सालों में भाई और बहनों भाजपा को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया है। कहां से आए पैसे? किसके पैसे हैं ये? किस किस से चंदा लिया है? ये जो टीका लगा है ना आपको, मुझे भी लगा, 2-2 टीके लगे कोरोना में, सबको लगाए। कई लोग अब बात निकली है कि कई लोगों में इसकी एक रिएक्शन होता है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो नौजवान हैं, स्वास्थ्य हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, गिर के मर रहे हैं। ये अभी बात निकली है क्योंकि विदेश में भी गई थी ये वैक्सीन, ये टीका गया था, और विदेश में 15 लोगों ने इन पे मुकदमा किया क्योंकि कुछ लोग मर गए थे। तो अब बात बाहर आई कि कुछ लोगों को इस टीके के लगने से ऐसा हो सकता है कि वो अचानक मर जाते हैं। अब क्या हुआ? जो टीके के साथ आपको प्रमाण पत्र मिला था ना, उस पे मोदी जी का चेहरा था। अब जाइए टीका लेने, गायब हो गया है। मोदी जी ने 52 करोड़ रुपए चंदा तो उसी से लिए जिसने वैक्सीन बनाई है, और हम सबको जबरदस्ती वैक्सीन दिलवाए हैं। मैं तो नहीं लेना चाह रही थी, सच बात है। फिर सरकार ने कहा नहीं सबको लेना है, नहीं तो ये नहीं ये वो नहीं, तो हमने भी ले लिया, सबने ले लिया, मजबूर किया सबको, है ना? शाबाश, समझदार हो। प्रमाण पत्र कैसे मिला? तो यही देखिए, इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था जिसमें सैकड़ों लोग बह गए थे पानी में, आपने देखा होगा टीवी पे, उनसे भी चंदा लिया जिसने पुल बनाया था। चंदा किन किन लोगों से लिया? जिस पे छापा मारा था उससे चंदा ले लिया, छापा बंद कर दिया। उन्होंने जिस पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया, मुकदमे ही ठंडे बस्ते में गए। तो ये बताइए चंदा है कि वसूली है? जो यहाँ पे आपके प्रत्याशी कर रहे हैं वही मोदी जी की सरकार वहां कर रही है केंद्र में। डकैती है, बिल्कुल सही, डकैती है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है इस डकैती में कि जिस संपत्ति को ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे रहे हैं ना, जो ये फिर खरबपति मित्र इनके लिए पूरे टीवी के चैनल खरीद लेते हैं, पूरी मीडिया को दिन भर सिखाते रहते हैं कि बस मोदी जी दिखाओ, मोदी जी दिखाओ, मोदी जी दिखाओ, और किसी नेता की बातें दिखाओ ही मत। ये सब जो है ना, जो संपत्ति उनको जा रही है, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इनके, किसकी संपत्ति है? मोदी जी ने जेब से निकाली है? किसकी है? जोर से बोलो, किसकी है? आपकी है। इंदिरा जी ने जब आपकी सांसद थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया कि जितनी भी बचत इस देश का की जनता कर रही है, बैंक में थोड़े थोड़े पैसे डाल रही है, वो जनता के पैसे हैं, जनता के होने चाहिए। आज वही सरकारी बैंक बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं। आपके लिए एक पैसा नहीं है, आपके लिए एक योजना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस चुनाव में? हमने शुरू से कहा है ये चुनाव जनता के मुद्दों पर हम लड़ेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे हम जनता का। तो हमने शुरू से कहा है हम 8,500 रुपए हर महीने हर गरीब परिवार के सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे। आपको एक साल में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे इस हर गरीब परिवार में। हम कह रहे हैं स्नातक पास हो
आपके लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे। बड़ी बड़ी सरकारी जो कंपनियां हैं आपको अप्रेंटिसशिप देंगी। 1 लाख रुपए सालाना आप उस अप्रेंटिसशिप से लोगे जब तक आपको स्थायी नौकरी नहीं मिलती, और आप उस अप्रेंटिसशिप में हुनर बनाओगे, अपना सीखोगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड हम लाएंगे सिर्फ नौजवानों के लिए। जो नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है वो उस फंड से पैसे ले सकेगा। खेती पे जितनी भी जीएसटी है खेती के सामानों पे सारा हटा देंगे। आपके लिए सारे खेती के सामान हम सस्ता बंद करेंगे। आपके लिए खेती के किसान कर्ज लेता है उसके लिए स्थायी आयोग बनेगा जिससे उसका कर्ज माफ हो पाएगा। आपका जो भुगतान आजकल नहीं मिल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर जब नुकसान होगा भुगतान मिलना पड़ेगा, पूरा भुगतान मिलेगा, ये कानून बनेगा। आज आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, उपज का सही दाम नहीं मिलता। और मैं बता देती हूँ कि मोदी जी की सरकार में क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं। आपको मैं मिसाल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश में सेब का किसान है, देश भर में उसका सेब मशहूर होता था, सेब बिकता था। मोदी जी की नई नीति आई, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज जानते हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं हिमाचल में, उन्होंने अडानी जी अपने खरबपति मित्र को दे दिए। अब क्या हुआ कि अडानी जी सारा सेब लेकर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में डाल रखे हैं। अब जब उनकी मर्जी हो तब बेचेंगे और जो दाम है वो तय करेंगे। किसान को क्या हुआ? इसके साथ साथ सरकार एक और नीति लाती है कि जो बाहर से अमेरिका से सेब आ रहा है उस पे टैक्स कम होगा, और आप यहाँ जीएसटी भरे जा रहे हैं तो वहां के किसान भी हिमाचल के जीएसटी भरे जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि हिमाचल का सेब महंगा हो गया और अमेरिका का सेब सस्ता, और ऊपर से कोल्ड स्टोरेज में अडानी जी सेब रख रहे हैं। तो वो बड़े खरबपति तय कर रहे हैं कि ये सेब कितने का होगा। तो हिमाचल का किसान जो है पिस गया है, उसका सेब कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, अमेरिकन सेब खरीद रहे हैं लोग। तो ये है इनकी नीतियां जो आपको कमजोर करना चाह रही हैं। हम कह रहे हैं कि आपको हम हर तरह से मजबूत करेंगे। आपका भुगतान सही समय पे आएगा, आपकी उपज का सही दाम आपका अधिकार बनेगा, आपके कर्ज माफी के लिए हम इंतजाम करेंगे, और ऊपर से जो आपके जो सामान है खेती के उसकी जीएसटी हम हटा देंगे। अब नौजवानों की बात करती हूँ। स्नातक पास की बात की, 5,000 करोड़ का फंड उसकी बात की मैंने। तो तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो हम पेपर लीक को बंद कराने के लिए हम कानून लाना चाहते हैं। अभी आ रहे उस पे आ रही हूँ। पेपर लीक के खिलाफ हम कानून बनाएंगे कि कोई पेपर लीक करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी, पहले से तय करेंगे। इधर उधर हुआ तो सही सख्त कार्रवाई होगी। अग्निवीर की बात की आपने, देखिए किस तरह की स्कीम लाए हैं मोदी जी, और कितने धूमधाम से इसका ऐलान किया पूरे देश में। डरे देश के सारे पत्रकार तो ऐसा कह रहे थे जैसे मोदी जी ने ये तो कमाल कर दिया। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या था? ये मास्टर स्ट्रोक कि 4 सालों के लिए सेना में आप नौकरी करेंगे और घर आएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, और शहीद हो जाएंगे अगर देश के लिए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा आपको। आप शहीद हो जाएंगे तो आपके माँ बाप को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये स्कीम लाए धूमधाम से मोदी जी आपके लिए। पूरा देश खड़ा है, कह रहा है कि हमें ऐसी स्कीमें नहीं चाहिए। हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, खत्म कर देंगे ये स्कीम। और जहां जहां सरकारी कंपनियों में इन्होंने सारी नौकरियां ठेकेदारी पे कर दी हैं, सब ठेकेदारी पे हैं, ये सब ठेकेदारी वाली नौकरी हटा के हम सही वाली नौकरी, पुरानी टाइप की नौकरी आपको देंगे। 25 लाख के बीमे के बारे में मैंने आपको बताया स्वास्थ्य के लिए।
श्रमिकों का इतना शोषण हो रहा है आजकल, ठेकेदार कुछ भी दे देगा, कितनी भी मजदूरी दे देगा, लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग कर लेंगे इतने में मजदूरी। हम कानून लाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकता पूरे देश भर में। जैसे मनरेगा गांव में है और आजकल इन्होंने कमजोर किया है। हमने इसमें खूब पैसे डाले थे, आपको समय पे आपके पैसे मिलते थे, आजकल नहीं मिलते। हम और पैसे डालेंगे मनरेगा में, प्रधानों को मजबूत बनाएंगे। मेरे पिताजी ने पंचायती राज को क्यों लागू किया, मुझे याद है, वो कहते थे पैसा सीधा गांव में जाएगा, प्रधान तय करेगा गांव वालों के साथ कि कहां पे क्या विकास का कार्य चाहिए। अगर गड़बड़ भी करेगा तो गांव वाले जानेंगे कि प्रधान ने ही किया है, तो जाके प्रधान से बात करेंगे, उसको कटघरे में खड़े करेंगे। और उस समय बहुत आलोचना हुई, उस समय लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी को, राजीव जी ऐसा मत करिए, गांव में आप पैसे भेज देंगे तो बहुत भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, केंद्र में हो रहा है, जहां प्रदेश सरकारें वहां हो रहा है, तो अगर गांव में होगा तो कम से कम गांव के लोग जो हैं वो जानेंगे कि ठीक है, यही है जिसने पैसे ठीक से खर्च नहीं किए हैं, अगली बार हरा लेंगे या फिर उसको डांटेंगे या फिर उससे लड़ेंगे। तो मेरे पिताजी ने बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा लोकतंत्र गांव तक जाना चाहिए, प्रधान का चुनाव होना चाहिए, महिलाओं को खड़ा होना चाहिए उस चुनाव के लिए, और प्रधान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना निर्णय सही ले, अपने आप ले। यहाँ देखिए ये भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, किसी प्रधान को कोई निर्णय नहीं लेने देते, जो भी निर्णय लेना चाहता है प्रधान उनके सर पे चढ़ जाते हैं। और भाजपा की नीति तो यह है कि केंद्रीयकरण करो, सारी चीजें बस मोदी जी करेंगे। इनके मंत्री खुद दुखी हैं, इनके मंत्रियों को भी स्वतंत्रता नहीं मिलती, सच्चाई ये है। तो हमने जब ये पंचायती राज जब लागू हुआ, वो आपकी मजबूती के लिए लागू किया कि प्रधान मजबूत बने, गांव मजबूत बने, सारी नीतियां गांव को, आप ग्रामीण क्षेत्र को, आपको मजबूत करने के लिए थी। इसमें एक और बात, मैं श्रमिक की बात कर रही थी, श्रमिक वाला मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मनरेगा लाए हम, इसी तरह हम शहरी मनरेगा भी लाएंगे। शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मिलना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप तय करिए आपको कैसा सांसद चाहिए। आप अगर आपने मन बना लिया है तो पूरे देश को यहां से संदेश भेजो कि हमें वो पुरानी राजनीति वापस चाहिए, जिसमें नेता जवाबदेह हो हमारे प्रति, जिसमें हम मजबूत हो, जिसमें नेता हमारी सेवा करे, श्रद्धा से हमारे सामने आए, अहंकार से नहीं, और हम उसी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो यही बातें आपसे करनी थी। आप देश भर में संदेश दीजिए। राहुल जी का 3रे नंबर पे बटन है, 3रे नंबर पे दबाइए, उसमें 2 की आवाज आएगी, तब तक आप ठहरिए, उसमें से फिर एक पर्चा निकलेगा। और अगर आपने 3रा बटन दबाया है तो पंजे पे बटन आपने दबाया है तो पंजा ही निकलना चाहिए पर्चे पे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दीदी दबाया तो पंजा और निकला कमल। तो अब इस बार अपनी सरकार बनाओ, एक कमल वालों को हराओ, ताकि देश सचमुच तरक्की करे। ये झूठी तरक्की नहीं जो सिर्फ टीवी पे दिख रही है लेकिन आपके जीवन में उतर नहीं रही है। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आ जाइए।